नमस्कार दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से सिकंदर वापस अपने वतन को लौटा और चंद्रगुप्त ने उसके प्रतिनिधि का अंत हुआ। और अब आगे, जब चाणक्य को सिकंदर की मृत्यु की सूचना मिली तो उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी तक उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो पाई थी। मगध नरेश धनानंद का अंत होना अभी तक बाकी था। उनका उद्देश्य भारत के सभी अयोग्य शासकों को पूर्णतः नष्ट करके भारत देश को अत्यंत ही शक्तिशाली बनाना था। आचार्य चाणक्य को इस तथ्य का भली भांति ज्ञान था कि भारत देश का कल्याण भारत की अपनी स्वयं की ही शक्ति से हो सकता है। अन्य लोगों की दुर्बलता के आधार पर कोई भी राष्ट्र अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि अब तो संयोग से भाग्यवश सिकंदर के आक्रमण से बच गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। इस समय तक भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के गणराज्यों में चाणक्य तथा चंद्रगुप्त के प्रति जनसामान्य में सम्मान की भावना पनपने लगी थी और उनके द्वारा किए गए कार्यों को महत्व दिया जाने लगा था। पूरे भारत में अब तक यह अवधारणा बनने लगी थी कि भारत को पराधीन होने से केवल चाणक्य ही बचा सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान चाणक्य का ही रहेगा। इसीलिए पूरे भारत को अब एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन पूरे भारत देश को एकजुट करने में दो राजा बहुत ही बड़ी समस्या थे। एक तो मगध का राजा धनानंद और दूसरे कैकेय गणराज्य के राजा पौरुष। लेकिन इन दोनों ही राजाओं की सोच में एक मूलभूत अंतर यह था कि राजा पौरुष तो अति महत्वाकांक्षी थे और वह सिकंदर को सहायता प्रदान करने का वचन दे चुके थे और आगे भी ऐसा करके वो अपने मंतव्यों का संदेश दे चुके थे। जबकि धनानंद विलासी प्रकृति का राजा था। अतः चाणक्य अपने मन में यह निर्णय कर चुके थे कि राजा पौरुष तथा राजा धनानंद दोनों को ही नष्ट किया जाना देश हित में रहने वाला है। चाणक्य इस तथ्य को भली भांति जानते थे कि चंद्रगुप्त की लघु सेना किसी भी सूरत में राजा पौरुष या धनानंद से युद्ध में जीत नहीं सकता है। इसीलिए चाणक्य ने कूटनीति के अंतर्गत राजा पौरुष के समक्ष एक प्रस्ताव भेजा कि यदि राजा पौरुष मगध को जीतने में हमारा सहयोग करे तो विजय के पश्चात दोनों के बीच पूरे मगध राज्य का आधा आधा हिस्सा बराबर दोनों के बीच में बांट लिया जाएगा। कैकेय के राजा पौरुष ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और चंद्रगुप्त की सेना का साथ देने हेतु युद्ध के लिए प्रयाण किया। लेकिन पौरुष ने अपनी रणनीति के तहत कुछ अन्य राजाओं को भी संपत्ति का लालच देकर के अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा पौरुष ने अपने पुत्र मलय केतु और अपने छोटे भाई पौरव को भी अपने साथ ले लिया ताकि वह मगध को जीतने के बाद वहां का शासन अपने पुत्र तथा छोटे भाई को सौंपकर स्वयं कैकेय वापस आ सके। लेकिन चाणक्य ने अपनी कूटनीति आगे भी जारी रखी। अतः उसने मगध के सेनापति भद्रशाल को अपने पक्ष में कर लिया और सेना में आज्ञा प्रसारित करवा दी कि कोई भी सैनिक सेनापति के अलावा किसी अन्य की आज्ञा का पालन न करे। मगध की गुप्तचर संस्था का मुख्य भागुरायण था, लेकिन कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण वह सेनापति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। उधर मगध में धनानंद के पुत्र सुमाल्य को युवराज घोषित करने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके संबंध में उत्सव का आयोजन किया जाना था। चाणक्य ने सत्ता परिवर्तन के लिए इसी दिन को चुना। जिस दिन सुमाल्य के युवराज अभिषेक की तैयारी का उत्सव मनाया जाना था, उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ठीक उसी समय चंद्रगुप्त तथा पौरुष की संयुक्त सेना ने मगध की राजधानी को घेरकर आक्रमण कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच धनानंद एवं उसके पुत्र सुमाल्य का वध कर दिया गया। महामात्य ने स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। कुल मिलाकर सभी लोगों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीति के द्वारा मगध जैसे विशाल और समृद्ध राज्य की सत्ता परिवर्तित कर दी।
और अयोग्य राजा को हटा योग्य व्यक्ति को राजा बना दिया गया। उधर पोरस ने चंद्रगुप्त की सहायता केवल इसलिए की थी कि धनानंद को सत्ताच्युत करने पर आधा राज्य उसको भी मिलेगा और बाद में वह चंद्रगुप्त को मरवाकर पूरा राज्य ही हड़प लेगा। लेकिन उसकी यह योजना परवान न चल सकी। पोरस वीर था, साहसी था, लेकिन उसमें निर्णय लेने की क्षमता का पूर्णतः अभाव था। चाणक्य ने एक विषकन्या का प्रयोग करके राजा पोरस को भी रास्ते से हटा दिया। इसके साथ ही साथ चाणक्य ने कूटनीति के प्रयोग से पोरस के छोटे भाई पौरव की भी हत्या करा दी। राजा पोरस तथा उसके छोटे भाई की हत्या होने पर मलय केतु तथा सहयोगी राजाओं ने पाटलिपुत्र का त्याग कर दिया। अंत में मगध के सेनापति ने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली। भागुरायण को नया सेनापति बनाया गया। प्रारंभ में भागुरायण चाणक्य का विरोधी था, किंतु चाणक्य की देशभक्ति को देखकर वह भी चाणक्य के पक्ष में हो गया। धनानंद का महामात्य राक्षस की बुरी श्रद्धा धनानंद के प्रति थी और वह चंद्रगुप्त को अपना शत्रु मानता था। हालांकि राक्षस एक सुयोग्य व्यक्ति था, लेकिन वह फिर भी धनानंद के प्रति अंधश्रद्धा रखता था। राक्षस ने चंद्रगुप्त की हत्या कराने का भी प्रयास किया, लेकिन चाणक्य के होते हुए वह अपने कुत्सित उद्देश्यों में सफल न हो सका। चाणक्य ने फिर से कूटनीतिक चाल चली और यह अफवाह फैलवा दी कि राक्षस ने ही धनानंद की हत्या करवाई है। इसीलिए इस अपराधी को पकड़वाने में शासन की मदद करें। जब राक्षस की जानकारी में यह बात आई तो उसे पाटलिपुत्र को छोड़कर ही भागना पड़ा, लेकिन उसने अपने परिवार को अपने घनिष्ठ मित्र चंदन दास जोहरी के घर पर छोड़ दिया। अब राक्षस यह चाहता था कि चंद्रगुप्त को सत्ता से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाए, लेकिन उसको योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया। अंततः उसने मलय केतु की शरण ली। अब दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। इधर पाटलिपुत्र में अंततः चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया गया। चाणक्य ने शोणोत्रा को राजा चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य अंग रक्षक नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने अपने मुख्य शिष्य शारंगराव के साथ सत्ता की कमान संभाल ली। इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अंततः चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद का वध करा करके चंद्रगुप्त को सत्ता सौंपने में कामयाब हुए। आगामी अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य ने राक्षस की खोज किस प्रकार की, कौन कौन सी चालें चली और राक्षस का निष्कासन किस प्रकार संभव हो सका। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही दबाएं, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। ओम श्री माधवा।